आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए रियल एस्टेट बेचना अनिवार्य है या नहीं है, और अगर इम्पॉर्टेंट है तो क्यों है, कैसे करोगे, कैसे बनोगे रियल एस्टेट एडवाइज़र एट द सेम टाइम। बिकॉज अगर आप एक एडवाइज़र नहीं बन रहे हैं, अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बस आप जुड़े हुए और आपको लग रहा है कि मैं बस MDRT COT TOT मैं ही करने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है। अब मार्केट चेंज हो चुकी है। जैसा आपका धंधा पहले चलता था, अब ऐसे नहीं चलेगा। आई थिंक इस टाइम पे पंजाब सर भी एक क्लास ले रहे हैं। अगर आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल में, मैंने भी आपको ग्रुप्स में पंजाब सर का वो भेजा था, आज एक पोस्टर भेजा था। तो आई होप किसी ने ज्वाइन किया होगा, तो वो लाइव अभी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दीज सेशंस, लर्न फ्रॉम दीज सेशंस एंड इम्प्लीमेंट इनटू द मार्केट। और आप टारगेट मार्केट करना शुरू कर दीजिए। अब वो टाइम गया जब आप हर किसी को बीमा बेच सकते थे माय डियर फ्रेंड्स, आज ऐसा नहीं है। देखिए, लेकिन अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो अपने क्लाइंट्स को अधिक वैल्यू देना पड़ेगा आपको, है ना। रियल एस्टेट में भी आप एक अच्छा स्कोप आपके लिए अवेलेबल है, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द आई वुड से अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री है। हर जगह धूल मिट्टी गिर रही है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ बन रहा है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। क्यों एक इंश्योरेंस एजेंट को रियल एस्टेट पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सेम टारगेट ऑडियंस है। इंश्योरेंस लेने वाले लोग अक्सर, ठीक है, निवेश के विकल्प भी तो देखते हैं। उनको घर भी चाहिए। आज हमने अपना ऑफिस लिया, कल आप अपना ऑफिस लोगे, कल आप घर भी लोगे, ठीक है। अब अच्छा, वो मान लो नहीं भी लोगे तो रेंट पे तो लोगे। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकते हो आप, या एडवाइज़र बन सकते हो। एक एडवाइज़र ये होता है रियल एस्टेट में, जो आपको रेंटल प्रॉपर्टी दिलाता है। एक एडवाइज़र होता है जो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलाता है, जो दुकान दिलाना हुआ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिलाना हुआ, है ना, फैक्ट्री दिलाना हुआ। एक एडवाइज़र ऐसा होता है वो आपको सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिखाएगा या फिर रेजिडेंशियल फ्लैट्स दिखाएगा। सो प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत सारा, अभी एक और नया पैदा हो गया, कोवर्किंग स्पेस। तो इस तरीके से आप लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करते हुए ना, सेम टारगेट ऑडियंस है। जो आपका इंश्योरेंस ले रहा है उसको रियल एस्टेट भी चाहिए। आप नहीं बेचोगे, कोई दूसरा एजेंट बेच करके 2-5% कमीशन पे आप, मतलब वो 1-2 लाख रुपए एक झटके में लेके जाएगा और आप 20,000 रुपए की सालाना पॉलिसी बेच के खुश हो, ठीक है। मैं आपको जो भी इस सेशन में बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि यू विल अग्री और नॉट, और ये ज़रूरी भी नहीं कि यू शुड अग्री विद माई स्टेटमेंट। इट्स मे बी माई opinion, but at the same time, my dear friends, my motive of running these challenges of 365 days of life challenge is to make you capable enough to earn lot of money by putting massive values in people's life. ऐसा नहीं कि आप भीख मांग रहे पॉलिसी की, सर प्लीज करा दो, कमीशन दे दूंगा। नो, इट इज टाइम टू वेक अप गाइज। इट्स टाइम टू पुट वैल्यूज इन पीपल्स लाइफ एंड आस्किंग फॉर द वर्क, फॉर द वर्क आउट ऑफ देम। वो इंश्योरेंस पॉलिसी का वर्क हो सकता है, वो सर्विसिंग वर्क हो सकता है, वो और कोई सर्विसेज हो सकती है। कंप्लीटली वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज आपके लिए, मैंने बोला था ना, जो सोशल मीडिया पैकेज लेने वाले एडवाइजर्स हैं, 1 साल बाद आप देखना उनको। वी हैव गिवन द कमिटमेंट कि ब्रो, आपको कम से कम 5, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 पैसिव इनकम की स्ट्रीम जनरेट करने के लायक हम आपको बनाने वाले हैं। उसमें कितना काम करना है? 5% 10% काम। रॉ वीडियो फोटोज बनानी है आपने, सारा काम हम हैंडल कर रहे हैं यार आपके लिए। मैंने बड़ा ऑफिस ले लिया है, 5.5-6 लाख रुपए तक अभी तक खर्चा कर चुका हूँ उसमें अपनी जेब से, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ठीक है। तो आप हमें काम दीजिए, हम काम करने के लिए रेडी। और ये काम आपको आता नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। हमने तो फ्री में सिखा भी दिया ना, यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाना है, एडिटिंग कैसे करना है, थंबनेल डिज़ाइन कैसे होता है, पोस्टर कैसे होता है, AI से वीडियो कैसे बनाते हैं, पोस्टर कैसे बनाते हैं, सब बता दिया मैंने। बट यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू पुट इनटू दिस एंड मेक अ लेवल ऑफ कंटेंट। तो क्या कर सकते हैं फिर? आउटसोर्स करो। किसको आउटसोर्स करो? मेरे को करो, मेरी टीम मेरे बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बट आप सोशल मीडिया को इग्नोर तो नहीं कर पाओगे ना। एट द सेम टाइम यू कैन नॉट इग्नोर दीज काइंड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आइडिया इज द रियल एस्टेट एडवाइजर। और मेरे PBC कई सारे स्टूडेंट्स ने रियल एस्टेट एडवाइजरी का काम शुरू भी कर दिया है। At the same time, when they are selling a good amount of policies into the market also, comprehensive financial planning करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने हर जगह LIC पॉलिसी चिपका दी हर चीज़ के लिए। आपको अच्छे सुझाव देने पड़ेंगे, लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। देन यू विल एबल टू सस्टेन योर बिजनेस। अदरवाइज आज के डेट में, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आज के डेट में अगर आपको लग रहा है कि आप खाली एक पॉलिसी बेच करके रिच बन जाओगे, यू आर रॉन्ग। The time is changing. You need to upgrade as per the timing.
इंडिया में तो वैसे भी बहुत डिले चलती काफ़ी सारी चीज़ें, बट व्हेन वी कंपेयर अमेरिकन और काइंड ऑफ फॉरेन कंट्रीज विद इंडिया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आर सो स्लो इन लाइफ। चैट जीपीटी, ग्रोक, ये सब पुराने हो चुके हैं यार, और हमें चलाना नहीं आ रहा कर रहे हैं आज के डेट में। अमेरिकन एडवाइजर्स इन्हीं के बलबूते काम कर रहे हैं। Foreign advisors are taking a great level of help of these AI tools, which you don't know, by the way. So I will take this responsibility to help you guys with these AI tools, how you can leverage these AI tools to grow your business. AI के ऊपर में कंप्लीट कोर्स है मेरा, 7 डेज का पावर पैक कोर्स लेके आ रहा हूँ यहीं पे 365 दिन के लाइव चैलेंज के अंदर में आपके लिए। Don't take it very casually. These are the very mind-blowing, powerful sessions. If you're taking so casually, I'm not sure कि आपका सच में क्या होने वाला है, because market बहुत चेंज हो जाएगी, आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। आप खाली मेरे को रोज लाइव भी देखते रहोगे ना, आपको हम मार्केट से गायब होने से बचा लेंगे। डोंट वरी, इतना आप भरोसा करिए, ठीक है। आप हमें जो आपको बता रहा हूँ, आप 10% भी अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आपको मार्केट से कोई डिगा नहीं सकता, कोई हटा नहीं पाएगा आपको। 90% इग्नोर कर दो, बट 10% भी अगर आपने मेरी बातें मान ली तो भी आप मार्केट में सस्टेन कर जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में क्रॉस सेलिंग करो। आपको क्रॉस सेलिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, मिस सेलिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग घर खरीद रहे हैं उनको होम इंश्योरेंस देना भैया। आप हाउसिंग फाइनेंस कितने लोगों ने लिया अभी तक? हाउसिंग फाइनेंस की एजेंसी अभी तक आपने ले लेनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको आज से शायद 50 या 100 दिन पहले इस बारे में बात कर चुका हूँ। अभी तक अगर आपने हाउसिंग फाइनेंस की एजेंसी नहीं ली है तो प्लीज़ आप लीजिए और लोगों को बताइए। सर्विस लिस्ट में हमने वो डाला हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एक एक पॉइंट के ऊपर एक्शनेबल पॉइंट देता हूँ मैं आपको। थ्योरेटिकल नहीं चल रहा है यहाँ पे, हर चीज़ प्रैक्टिकली बात हो रही है, आपके फ़ायदे की बात हो रही है। आप कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हो ये भी एग्जैक्टली बता रहा हूँ, बस आपको एक्शन लेना है। टर्म प्लान, लोन प्रोटेक्शन प्लान, ठीक है। LIC में एक बढ़िया पॉलिसी आया है, लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, उसको आप करिए। उसके बाद में क्या हर एजेंट के लिए सही है ये? अगर आप सिर्फ एक इंश्योरेंस एजेंट हो और इंश्योरेंस पर फोकस करना चाहते हो तो रियल एस्टेट आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हज़ारों ऐसे LIC एजेंटों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो केवल और केवल LIC पॉलिसी बेच के भी करोड़पति बने हुए थे या बने हुए हैं, लेकिन अब उनको भी ये बनना पड़ेगा। मैं ज़रूरी नहीं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर किसी के लिए हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने की तरफ जा रहे हैं, अगर आप कल को CFP बनना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो रियल एस्टेट की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। रियल एस्टेट में भी आपको धंधा करना आना चाहिए, मल्टी स्किल बनना पड़ेगा आपको वीडियो एडिटिंग भी बेसिक आनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग भी थोड़ा बहुत आनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, कैमरे के सामने फेस अपना अपना खड़े होकर के आप एक प्रेजेंटेशन देने के लायक होने चाहिए, क्योंकि मार्केट इसी चीज़ को डिमांड कर रही है। पीपल वांट काइंड ऑफ एक्सेप्शनल एडवाइजर्स इन द मार्केट। अगर आप सिर्फ एक तरफा बातें कर रहे हैं तो आपका भविष्य बहुत डार्क में होने वाला है, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो रियल एस्टेट कंपनी के साथ में टाई अप करो और जा करके REITs को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट REITs म्यूचुअल फंड में बिकता है, जहाँ पर जो लोग जो म्यूचुअल फंड में जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बड़ा अमाउंट नहीं कर सकते, छोटा छोटा आप उनको वर्चुअल प्रॉपर्टी में दे सकते हो, ठीक है। अब भारत में रियल एस्टेट मार्केट का देखो क्या साइज है, ठीक है। 1 ट्रिलियन तक जाने वाला है। 1 ट्रिलियन US की बात कर रहा हूँ मैं, 2030 तक। इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में, ठीक है। ये देश की GDP में 7% से भी ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है। सस्ते घरों और कमर्शियल स्पेस की अभी डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। कमर्शियल स्पेस तो इंडिया में इतना ज़्यादा डिमांडेड है, अभी मैं आपको बताऊंगा सही बढ़िया क्या रहेगा आपके लिए। REITs, स्मार्ट सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आप देखो ना, हर स्टेट गवर्नमेंट एक बड़ा फंड एलोकेट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, मतलब कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पे। NRI निवेश और सरकारी योजनाओं से भी बढ़ावा मिलता है इस चीज़ को। तो मार्केट बहुत बड़ा साइज़ है, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे आपको लीगल इश्यूज आ सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में कई बार लीगल इश्यूज आते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया का अगर हम सबसे टॉलेस्ट कमर्शियल टावर की बात करें तो मेरे पड़ोस में ही है, सुपरनोवा, नोएडा सेक्टर 95 में। इट्स कम्प्लीटली लीगल इश्यूज में जा चुका है, वो लोगों के पैसे फंस चुके हैं उसमें। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो प्रोजेक्ट में मैं पैसा डलवा रहा हूँ लोगों का, या लोगों को मैं प्रमोट कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को, उसका लीगल स्ट्रक्चर पूरा वेरीफाइड है गवर्नमेंट से, नहीं है। प्रॉपर्टी की कीमत है, आपको पता है कितना स्पेस, मतलब कितना ज़्यादा जा रहा है। फंडिंग की समस्याएं कई बार में आ जाती हैं, उसके लिए आपको बैंकों के साथ टाई अप करना पड़ेगा। बाजार में उतार चढ़ाव, जिससे आपके इन्वेस्टर्स की चिंताएं बढ़ जाती हैं, कई बार उनको लगता है यार क्या होगा क्या नहीं होगा।
प्रॉपर्टी सही से बिकेगी नहीं बिकेगी, रेंटल्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे सही रेट पे घर मिलेगा नहीं मिलेगा। चैलेंजेस हैं बट उनके सोल्यूशन भी तो हैं। डिजिटाइजेशन और क्या प्रॉप टेक का विकास, मतलब प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ है। प्रॉपर्टी में भी बहुत अलग अलग लेवल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इको फ्रेंडली ग्रीन होम कंस्ट्रक्शन कंपनी आ चुकी हैं। रतन टाटा जी की कंपनी जो है उसने इको फ्रेंडली होम्स बनाना शुरू कर दिए, उसने रेडीमेड होम बनाने भी शुरू कर दिए। रेंटल और कोवर्किंग स्पेस, को लिविंग स्पेस की लोकप्रियता कितना बढ़ गया है देखो ना आप। कोवर्किंग स्पेस में आई थिंक किसी का ऑफिस हो भी सकता है इसी में से कोई है जो कोवर्किंग स्पेस में ऑफिस लेके बैठा हुआ है। यानी मैं भी लगभग 16-17 घंटे काम करके भी मैं अभी इस एनर्जी में आपके साथ बात कर रहा हूँ। दिस इज़ माई पैशन। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये कोई नहीं बता रहा आपको मार्केट में, ठीक है। क्लाइंट को निवेश कैसे समझाओगे, सही लोकेशन देनी पड़ेगी, क्लाइंट से पूछना पड़ेगा उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। वास्तु की बातें होती हैं कई बार, वास्तु के बारे में थोड़ा नॉलेज रखो अपना। किराए की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वहाँ पे क्या रेंटल आ सकता है, एरिया का लोकेलिटी कैसा है, सिक्योरिटी कंसर्न्स तो नहीं है कोई, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल पाएगी, अप्रिशिएशन मिल पाएगी, प्रॉपर्टी को नहीं मिल पाएगी। दीज आर काइंड ऑफ बेसिक फैक्टर्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, विच यू नीड टू एक्सप्लेन टू योर क्लाइंट्स। कमर्शियल दुकान, ऑफिस और इन चीज़ों में, रेजिडेंशियल में फ्लैट, घर, ठीक है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है अभी बताता हूँ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए भी आप कर सकते हो उसको। अब देखो एडवाइज़र कैसे कमाई कर सकते हैं। क्लाइंट को सही प्रॉपर्टी निवेश की सलाह दे करके आप कमीशन कमा सकते हो। इसको अपनाओ आप। प्रॉपर्टी डीलर बनने की क्या है, रेरा से आपको एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी अगर आपको चाहिए 20 लाख से ऊपर जाते हो रेवेन्यू में तो 20 लाख से ऊपर जीएसटी चाहिए होगा आपको, ठीक है। रेरा पोर्टल पर आप सीधे एप्लीकेशन कर सकते हो रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए। और इतना टफ भी नहीं है, आप नहीं भी बनो तो कौन पूछ रहा है, इसके लिए कोई लाइसेंस कोई नहीं मांगेगा आपसे, ठीक है। आप किसी को घर दिखाओगे, कोई ये नहीं होगा दिखाओ भैया अपना लाइसेंस दिखाओ आप रियल एस्टेट एजेंट, कोई नहीं पूछता यार। हाँ, बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे होंगे, ठीक है, बड़ा कोई आप रियल एस्टेट बेच रहे होंगे, वहाँ पे आपके लाइसेंसेस काम आएंगे। बट रेंटल बिजनेस में कोई लाइसेंस नहीं मांगता, कहीं भी नहीं मांगते, आज तक हमें तो किसी ने नहीं मांगा। बट प्रॉपर्टी बिजनेस में लाइसेंस रखना अच्छी बात है। प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई दी हैं। उसके बाद में क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग कैसे करोगे, उसकी ज़रूरत समझो, उसका बजट पूछो कितना बजट है, ठीक है, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म में चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, किस टाइप का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो देख रहा है। डॉक्यूमेंटेशन चेक करो, उसके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन है नहीं है। डील क्लोजिंग करने के लिए आसान होती है सारी चीज़ें। कमीशन स्ट्रक्चर देखो ना, अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 1 से 2% का कमीशन मिल जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची तो 2 लाख रुपए तुरंत आपके अंदर है। मैक्सिमम एक हफ्ते का टाइम लगेगा आपको, 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा उस काम में। कमर्शियल में तो 5% 7% तक का कमीशन मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अगर आपको बेचने को मिले तो आप उस पर काम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वाइल यू आर डूइंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके लिए भी आप स्टाफ एलोकेट कर सकते हैं जो मार्केट रिसर्च करेगा, मार्केटिंग करके लाएगा, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग करेगा। रेंटल प्रॉपर्टी 1 महीने का किराया लेते हैं हम, 20 दिन का लेते हैं, पहले 15 दिन का लेता था मैं। ऑन एन एवरेज महीने की हम कम से कम कुछ ना करते हो भी, अब तो मेरा जो इंटरवेंशन है वो ऑलमोस्ट 2% है इस बिज़नेस में। बट इनकम अच्छी खासी है, मतलब स्टाफ की सैलरी के ऊपर में ऑलमोस्ट मतलब 1.5 से 200 गुना रिटर्न आ जाता है। लगा लीजिए रिटर्न मतलब 1.5 से 200, मतलब इतना गुना हम रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं जितना हमारा इन्वेस्टमेंट जाता नहीं है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं, बस पैम्पलेट छपवाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, 1-2 लोग रखे हुए हैं जो मार्केट में घूमते हैं स्कूटर लेकर के, दे सर्च कि कहाँ पे प्रॉपर्टी है, जस्ट टेलीग्राम में ऐड डाल दें, उसका थोड़ा एक्सपेंस आता है, ईयरली सब्सक्रिप्शन होती हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप रियल एस्टेट में बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हो। बताएंगे ज़िंदगी में नहीं बताएंगे, कोई डीओ नहीं बताएंगे, कोई एसबीआई नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएंगे। उनको बस पॉलिसी चाहिए और कैसे लाना है ये भी नहीं बताएंगे। ये भी तो एक प्रॉब्लम है। या तो ये बता दे कि बिजनेस करना कैसे इंश्योरेंस का, ठीक है। तो आप डिसाइड करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर्टी बिजनेस में भी चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है और आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, आप गुलाम की तरह मेहनत कर सकते हो, तो फिर पैसा आप बना सकते हो। रेजिडेंशियल बनाम कमर्शियल, क्या बेहतर है? रेजिडेंशियल में देखो निवेश कम होता है, ठीक है, एक स्टैग्नेंट किराया आ जाता है रेजिडेंशियल में, और लेकिन रिटर्न कम होता है। प्रॉपर्टी की अप्रिशिएशन बहुत स्लो होती है। कमर्शियल में बहुत तगड़ा किराया आता है, प्राइस बहुत ग्रोथ मिलती है बहुत बढ़िया, और इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए कमर्शियल में, लेकिन वहाँ पे कमीशन भी ज़्यादा है।
ठीक है, एक प्रॉप आप जितने में 2-3 रेजिडेंशियल बेचोगे उतने में एक कमर्शियल बेच दो, उतना ही कमीशन कमाओगे। REITs में आप इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं लोगों की जो एक बार मतलब बड़ा अमाउंट नहीं डाल सकते, उनको एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं ऐसे जो REITs में निवेश कराते हैं। कम निवेश, नियमित आय और अधिक लिक्विडिटी। ठीक है, REITs से उसको कैसे बेचोगे? क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि सर यहाँ से आपको पैसिव इनकम मिल सकता है, जोखिम कम है, रिस्क कम है, अफोर्डेबल निवेश है, छोटा थोड़ा करके डाल सकते हो। 0.5 से लेकर 2% तक का कमीशन वहाँ भी मिल जाता है। अब फ्लैट जल्दी बिकते हैं लेकिन मार्जिन कम होता है। रेडी टू मूव इन जो होती है ना प्रॉपर्टी, या क्या बेहतर, कौन सा बेहतर है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या फिर प्लॉट? तो फ्लैट जो है वो फटाफट बिक जाता है, चढ़ जाते हैं फटाफट। प्लॉट की कीमत तेज़ी से बढ़ती है लेकिन बिकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कमर्शियल तो और ज़्यादा है लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो फाइनली मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास में एक बहुत बढ़िया मार्केट अवेलेबल है रियल एस्टेट में। बस एक चीज़ आप ध्यान से सुन लो, एक चीज़ जो आपको करनी है, जो नहीं करनी है, मार्केट में एकड़ एंड इंचेस करके, बुलमैन रियलिटी करके, इन्वेस्टर क्लिनिक करके, ऐसे बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, इनके साथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी कंपनी के साथ काम करोगे आपके ऊपर फालतू का प्रेशर बनाया जाएगा। और किसी भी, ये मैं पहले सुन लीजिए क्योंकि ये स्कैम हमारे साथ होने वाला था और वो आपके साथ ना हो इसलिए बता रहा हूँ। एकड़ एंड इंचेस करके एक कंपनी है, ठीक है, अगर उस कंपनी का कॉल आता है तो प्लीज़ आप धंधा मत करना उनके साथ। स्कैम कंपनी है, आपका सारा LIC का कस्टमर का डेटा आपसे ले लेंगे वो, उसके बाद में आपको कमीशन भी तोड़ तोड़ के देंगे, कमीशन भी खा जाएंगे आपका। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी स्कैम किया इस कंपनी ने। बुलमैन रियलिटी, इन्वेस्टर क्लिनिक, इनके साथ मत जुड़ो आप। LIC एजेंट को, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को किसी भी रियल एस्टेट थर्ड पार्टी कंपनी से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर आपको जुड़ना है स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा बिल्डर के साथ कांटेक्ट करिए, या फिर अगर आप LIG फ्लैट या अगर आप जनता फ्लैट या इस टाइप का अगर बेच रहे हो तो सीधा आप ऑनर से बात करिए। स्ट्रेट मतलब डायरेक्ट ब्रोकरशिप करिए आप, मिडिल मैन मत बनिए। वहाँ पे आपको बहुत कम कमीशन मिलेगा और माथापच्ची बहुत करनी पड़ेगी, आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, झूठ बोलने के लिए बोला जाता है रियल एस्टेट में बहुत तगड़ा। तो रियल एस्टेट में वही आना जो जिनके पास थोड़ा पैसे का बैकअप हो और जो बड़ा पैसे की बात कर सकते हैं करोड़ों में। बीमा एजेंट को म्यूचुअल फंड भी बेचना चाहिए। क्यों बेचना चाहिए भाई? इसलिए बेचना चाहिए, इसलिए आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। सिर्फ बीमा बेचने से आपकी जो कमाई है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती है, हो सकती है बट बहुत ही कम स्पेस होगा इस चीज़ का। लेकिन म्यूचुअल फंड से आपको रिकरिंग इनकम आता है, जब जब SIP का पैसा डालेगा तब तब मिलेगा। अब आप बोलेंगे कृष्णा भाई यहाँ पे भी तो होता है रिन्यूअल कमीशन। होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कब प्रीमियम फिक्स होता है, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में हम स्टेप अप SI के जरिए भी पैसा डलवा सकते हैं। सर 10% एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा हर साल, होता है कि नहीं होता? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो इंश्योरेंस एजेंसी में आपका कमीशन अगर वो पॉलिसी है तो स्टैग्नेंट रहेगा, वहीं पर रहेगा, बढ़ेगा नहीं एक पैसा भी। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप SIP का अमाउंट बढ़वा सकते हो, चेंजेस करवा सकते हो उसमें अमाउंट में। तो जब अमाउंट बढ़वा दोगे तो आपका कमीशन भी बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड में एक ऐसा कहा जाता है कि 3 साल मेहनत करो, 3 साल एवरी 3 ईयर में आपकी इनकम डबल होनी है, और ऐसा होता है। ठीक है, क्लाइंट रिटेंशन, पूरा पोर्टफोलियो अगर आप क्लाइंट को बना दोगे, संभाल लोगे तो फिर आपके पास ही तो जाएगा, कहीं जाए, कहीं छोड़ के नहीं जाएगा वो। ठीक है, किसी दूसरे एजेंट के पास नहीं जाएगा। क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है आपका उसको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हो। उसकी बेटी अगर हुई है तो छोटा सा एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खोल दो, अपना जीवन लक्ष्य भी खोल दीजिए। आप सबको साथ लेके चलने की सोचिए। मैं नहीं करना आपको, मेरे को ही मिलना चाहिए, सारा पैसा मेरे पास ही आना चाहिए, सारा पैसा बस एंडोमेंट में आ जाए यार, मेरा बस MD-RT हो जाए किसी तरह। ऐसा नहीं चलेगा भाई। आप मार्केट चेंज हो गया, कस्टमर आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। उसके बाद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाइए, इसके ऊपर पंजाब सर बहुत बढ़िया शेयरिंग करेंगे आपको रिलेशनशिप के ऊपर में। ठीक है, आंसू आ जाएंगे आपके। SIP और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट का सही मार्गदर्शन दीजिए लोगों को ताकि लोग सालों तक आपके साथ में जुड़े रहें। ठीक है, इंडिया में देखो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज और फ्यूचर क्या है। 2024 की अगर मैं बात करूं तो 50 लाख करोड़ के आसपास AUM क्रॉस हो चुका था। 2024 मार्च की बात कर रहा हूँ, एक साल पहला रेट है। SIP में अराउंड 17,000 करोड़ रुपए मंथली आ रहा था, अभी और ज़्यादा आ रहा है। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, हज़ारों फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए
अब जो काम बचा है वो बचा है एक्सपर्टीज़ का और एडवाइजरी का। एनपीएस हो गया, ईएलएसएस हो गया, डेट फंड हो गया, ठीक है, थीमेटिक फंड्स हो गए। मार्केट में ग्रोथ हो रही है, हेज फंड्स में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आजकल तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कल जो मैंने आपको बताई थी उसके माध्यम से बिटकॉइंस वगैरह भी आ गए हैं, बहुत सारा चीज़ मार्केट में है। बट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी है एक तरीके से इंडिया की, इस लिहाज से यहाँ पर ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है लॉन्ग टर्म में। अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में तेज़ी से लोगों को इंटरेस्ट आता है, लोग पैसा डालते हैं। छोटी एसआईपी से भी शुरू कर सकते हैं, 100-200 रुपये महीने से भी शुरू है, ठीक है। इंश्योरेंस कस्टमर्स को आसानी से म्यूचुअल फंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जो आपको 50,000 LIC में दे रहा है वो आपकी 5,000 रुपये की या 2,000 की SIP नहीं कर सकता कि आपके साथ कर सकता है ना आराम से। मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अभी बताऊंगा म्यूचुअल फंड की एजेंसी कैसे लेते हैं, लाइव लास्ट तक देखिए, ठीक है। सेशन थोड़ा, अरे यार आज तो बहुत स्लाइड्स बनाई मैंने, थोड़ा स्पीड चलता हूँ, ठीक है। ये देखो SIP का आप देखिए, पहले समझो, मैं म्यूचुअल फंड में बेसिक आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में आप समझ लेना, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा, पेटीएम मनी और ये जितने भी मार्केट में ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स में, ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो रहे होंगे, लेकिन ये एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, डोंट वरी, ये चैलेंज की रेस से बाहर हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। कस्टमर्स को ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी देने के बाद में निर्णय में देरी हो जाती है, मतलब जितना सफिशिएंट है उतना ही उसको बताना है, ठीक है, बहुत डिटेल में भी नहीं बताना है, कंफ्यूज हो जाता है क्लाइंट कई बार। कमीशन 1 से 1.5% तक का कमीशन मिल जाता है, बट अगर आप स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो आपको और। SIP देखिए, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक मतलब एक रिदम में आप सेविंग करते हो, ब्रेक नहीं करते हो, इस तरीके से कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको मिलता है, ठीक है। 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा, 64, फिर 128, ऐसे वो पता नहीं कितने करोड़ में पहुंच जाएगा अमाउंट। एक होती है रेगुलर SIP, हर महीने या 3 महीने में या सालाना जो भी आप फिक्स करते हैं, आप अपना पैसा सेव कराते हैं क्लाइंट को। स्टेप अप SIP में हर महीने या हर साल आप जो डिसाइड करते हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते हो, जैसे कि हर साल 10% बढ़ता रहे आपका, तो आपका इन्वेस्टमेंट जैसे इनकम बढ़ती है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दो, उसको बढ़ाओगे तो आपका फिर रिटर्न भी बढ़ेगा। एक फ्लेक्सिबल होती है, जब चाहो तब उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। परपेचुअल होते हैं, कोई उसका लास्ट डेट नहीं होता, जब तक चलाओ तब तक चलेगी वो SIP, लास्ट डेट कुछ नहीं होगा। एक ट्रिगर SIP होती है, ठीक है, ये निफ्टी लेवल की होती है, यहाँ पे NAV के हिसाब से मिलता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। और मल्टी SIP, एक साथ कई फंड्स में SIP के माध्यम से जब आप पैसा डालते हो उसको मल्टी SIP बोलते हैं। अब SIP के अंदर भी 2-3 और चीज़ें भी हैं। इसमें है एक SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, इसमें मैंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है, अगर आप ने एक मुश्त कोई पैसा डाल दिया तो आप एवरी मंथ या एवरी ईयर उससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी निकाल सकते हो। रिटायरमेंट वाले लोगों के लिए जिसके पास इकट्ठा पैसा है, उसका पैसे का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा और उसको कुछ पैसा मिलता भी रहेगा। FD से तो 1000 गुना बढ़िया है ये, ठीक है, और टैक्स में भी छूट मिल जाती है, पैसिव इनकम कमाने का बढ़िया है, आपका फंड पैसा भी बढ़ता जा रहा है और आपका जो अमाउंट आपको चाहिए खर्चा करने के लिए वो भी मिलता रहेगा। STP, ठीक है, STP के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, लमसम निवेश कर सकते हो और उसमें इक्विटी एक्सपोजर भी धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो अपना, ठीक है। इसको हम डिटेल में बात करेंगे बाद में म्यूचुअल फंड की क्लास में, बट बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में पैसा ग्रो करने के लिए आप ठीक है, आर्बिट्राज फंड होता है, लो रिस्क होता है, FD से थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, वहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करा सकते हो क्लाइंट का। अभी उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, डोंट वरी। शॉर्ट टर्म में डेट फंड्स में इन्वेस्ट करा सकते हो 6 महीने से 12 महीने में, ठीक है, और हाइब्रिड फंड्स में इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़ा ठीक ठाक मिल जाता है। लिक्विड फंड्स है, मतलब FD से तो बढ़िया ही है, मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा सकते हो आप, ठीक है। आप सही से कैसे ग्रो करोगे, फर्स्ट तो उसके नीड पहचानोगे, फैक्ट फाइंडिंग करोगे, नीड एनालिसिस करोगे, उसके बाद में आप कस्टमर को हाई रिस्क या लो रिस्क एपेटाइट क्या है उसकी वो आप देख लोगे। अगर वो रिस्क लेने के लिए रेडी है तो आप उस हिसाब से फंड्स में पैसा डालोगे, अगर लो रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप वगैरह में डाल दोगे,
ठीक है, या इंडेक्स फंड में डाल दोगे। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कैसा, मतलब उसकी ड्यूरेशन कैसी है, कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्टेड रख सकता है क्लाइंट, ये भी पूछना पड़ेगा। सही म्यूचुअल फंड चुनना पड़ेगा, इक्विटी में डालना है, डेट में डालना है, या हाइब्रिड में कहाँ डालना है पैसा, वो देखना पड़ेगा आपको, ये सब सिखाएंगे। SIP में डालना है, लमसम डालना है, कैसा डालना है, ये भी देखना पड़ेगा। मार्केट अपडेट और पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ेगा एवरी क्वार्टर आपको उसका। और ग्राहक को, कस्टमर को टैक्स बेनिफिट और एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि एग्जिट लोड वगैरह कितना लगेगा। कोई पूछा था म्यूचुअल फंड की एजेंसी कैसे लें, इसमें मैं बहुत ही डिटेल में चीज़ें बता चुका हूँ। देखो, आपके लिए मैं यही बोलूँगा, आप इंश्योरेंस तक सीमित मत रखो अपने बिजनेस को, प्लीज़ म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट में भी आप घुस जाओ, ठीक है। आप उसकी भी एक्सपोजर लेना चालू कर दो, लोगों को चाहिए वो चीज़। और वहाँ पे रियल एस्टेट में टिकट साइज़ भले ही छोटा बड़ा जो भी है, कमीशन भले ही 1-2% है, लेकिन वो बड़ा अमाउंट हो जाता है। लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है SIP बेच करके। म्यूचुअल फंड एजेंट बने तो क्यों बने, पहले तो ये क्यों, वाई क्लियर होना चाहिए ना, कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड एजेंट बनना क्यों है, कैसे बनना है वो तो ठीक है, ठीक है, बनना क्यों है। एक तो यहाँ पर रिकरिंग इनकम आएगी, ठीक है, इंश्योरेंस की तरह यहाँ पे बार बार, मतलब एक कमीशन नहीं, SIP से हर महीने आपको कमीशन मिलता रहेगा, और आपके पास में बढ़ता हुआ कमीशन आएगा। क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, लो कंपटीशन है, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट बहुत है, लेकिन बहुत ही कम इंश्योरेंस एडवाइजर म्यूचुअल फंड बेचते हैं, तो मार्केट में कंपटीशन थोड़ा कम है, ठीक है। अब हालांकि हर कोई लोग म्यूचुअल फंड आ रहे हैं आज के डेट में, लॉन्ग टर्म में लोगों को अच्छा पैसा बना के आप दे सकते हैं। कब बने, या तो वो टाइम था जब आपको एजेंसी मिली थी, या फिर आज ही, जो अगर मान लो पहले से आप काफ़ी टाइम से बीमा एजेंट हैं, तो म्यूचुअल फंड को जोड़ना आपके लिए मेरे हिसाब से फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से आपके पास जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने नया एजेंसी स्टार्ट किया उनको तो तुरंत एजेंसी ले लेना चाहिए। अब कैसे लोगे, ठीक है, दो, एक तो हो गया ऑप्शन डायरेक्ट AMC, डायरेक्ट एजेंट बन जाइए और वहाँ से डायरेक्ट AMC के साथ में कॉन्टैक्ट करिए, कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा। प्रोसेस NISM का ये 5A एग्ज़ाम आप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद में AMFI से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और ARN कोड आपका जनरेट हो जाएगा। हर AMC के साथ में इंडिविजुअल टाइप करना पड़ेगा, उनके SIP लमसम जो भी आपको लगे अपने क्लाइंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कराओ। उसके कुछ फ़ायदे हैं कि AMC से सीधा आपका कमीशन आएगा, कोई बीच में आपका पैसा नहीं काटेगा, फुल कंट्रोल होगा, अपने हिसाब से आप बिज़नेस कर पाओगे, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ आप कर पाओगे। बट डायरेक्ट जुड़ने का थोड़ा सा नुकसान ये भी हो सकता है कि कई बार में AMCs के साथ टाई अप करने में दिक्कत हो सकती है। वो पूछ सकते हैं भाई कितना स्पेस है आपके पास, कितने सेल्स पर्सन्स की टीम है, टेक्निकल सपोर्ट, CRM, रिपोर्टिंग खुद सारा मैनेज करना पड़ेगा आपको, ये एक चैलेंज है। छोटे एजेंट्स के लिए शुरुआत में टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल हो सकता है, इसके लिए मैं छोटे जो नॉर्मल एडवाइजर्स हैं, फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो आप स्टार्टिंग में किसी थर्ड पार्टी कंपनी का साथ ले लो, जैसे NJ वेल्थ हो गया, Z फंड्स हो गया, इनके साथ आप आकर के काम कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है फिर आप अपना सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फंड्स इंडिया बहुत सारे हैं मार्केट में। प्लेटफॉर्म क्या हैं, ये आपको क्या फ़ायदा देंगे, रेडी टू मूव एक तरीके से प्लेटफॉर्म दे देंगे, क्लाइंट का रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन, SIP सब कुछ आसान हो जाएगा, वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। लो एंट्री बैरियर रहता है, स्टार्टिंग में टेक या कंप्लाइंस की टेंशन नहीं रहती है, आपको जाकर सीधा काम करना होता है, आपको फालतू की टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन कुछ नुकसान, कमीशन का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा आपको, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा, कंट्रोल RM के हाथ में होता है। कंपनी अगर बंद हो जाए लोगों में असंतोष फैल सकता है, लोग आपको डाउट कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, बीच बीच में फिर मैंने पूरा ऐसा लिखा हुआ है डेटा, म्यूचुअल फंड एजेंट कैसे बनेगा, मतलब सिंपल, आपको AMFI से NISM का एग्जाम पास करना है और आप म्यूचुअल फंड एजेंट बन सकते हैं। वो डायरेक्ट भी कर सकते हो या NJ, Z फंड या फंडशाला इनकी कंपनी के माध्यम से भी आप कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा, जस्ट मोमेंट, ठीक है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने, ये वेबसाइट है देखिए amfiindia.com, पैन, आधार और यहाँ पे NISM सर्टिफिकेट चाहिए। 3500 रुपये के आसपास आपकी फ़ीस होगी, 3540 एक ARN लेने की, और 3 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। और यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इतना डिटेल में समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। और अपना क्लाइंट बेस आप बना लो सिंपल सा। इस टाइम पे जिनको जो नॉलेज बिल्कुल नहीं है वो आप थर्ड पार्टी ब्रोकर के साथ जुड़िए, कोई इशू नहीं है।
अगर 100 रुपये का अगर आप 10 रुपये काट भी रहे तो क्या दिक्कत है, आपको नेटवर्क तो मिल रहा है, आपको बना बनाया CRM मिल रहा है, आपको ऑफिस मिलेगा जहाँ पे जाके आपके लिए एक RM आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। आप कहीं नेटवर्किंग करना चाह रहे हो वहाँ पे आपको फंड दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं। 50+ एक्टिव SIPs हो जाएं तो आप डायरेक्ट मॉडल पे शिफ्ट कर सकते हो, बट फिलहाल हर AMC जो होती है वो इंडिविजुअली आपको टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद में जब आपके पास में थोड़ा सा अच्छा बिजनेस अगर आपका आ चुका है तो। अब अपनी एजेंसी उसके बाद आप बना सकते हैं, खुद ही आप AMCs के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 100+ अगर क्लाइंट्स आपके पास हो रहे हैं उसके बाद आप अपनी एजेंसी खुद की भी खोल सकते हैं। फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है, आप 5-6 महीने इस पे साथ काम करें, 6 से 12 महीने के बीच में आप 1 करोड़ तक का एटलीस्ट AUM बनाएं, 1 से 2 साल में डायरेक्ट मॉडल पर शिफ्ट कर जाएं और अपना एजेंसी लॉन्च कर दें। उसके बाद खुद ही आप म्यूचुअल फंड एजेंसी बना लें और आप खुद ही टीम तैयार करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? कुल मिला करके रियल स्टेट भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है आपके लिए, और आपके लिए म्यूचुअल फंड तो है ही है। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं फटाफट आपको बताना चाहूँगा मैया का नाम लेते हुए कि वी आर सो ग्लैड टू लेट यू नो दैट वी हैव डिसाइडेड अ डेट। जून 8 तारीख की डेट हमने अपने सेमिनार के लिए फिक्स करी है। ये मेरा पहला फिजिकल सेमिनार होगा, इसलिए मैंने पंजाब सर को एज अ गेस्ट स्पीकर के तौर पे, कीनोट स्पीकर के तौर पे इनवाइट किया है, और वो मेरे सेशन में आ रहे हैं, और आपको उनको भी सुनने का मौका मिलेगा, उनसे भी कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं सभी लोगों को हाथ जोड़ करके इनवाइट कर रहा हूँ, आप सब आइए 8 जून को दिल्ली, और मैं आपको लाइव मिलूँगा, पंजाब सर मेरे साथ आपको लाइव में मिलेंगे, और हम आपको वेलकम करते हैं। दिल्ली संडे 8 जून 2025। ये कुछ ऑडिटोरियम की पिक्स हैं जो आप देख सकते हैं। इस ऑडिटोरियम में आप लोग बैठेंगे, और जितनी जल्दी आपको सीट्स बुक करनी प्लीज़ कर लीजिए। 5 तारीख तक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। 5 तारीख की रात को 11:59 के बाद टिकट 2000 की हो जाएगी, अभी 1500 में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप आज ही अपना टिकट्स करा लो, लगभग 150 टिकट्स, 100-150 के आसपास शायद हो गई हैं टिकट्स, हमारी सेल आउट हो चुकी हैं। मात्र 540 सीटिंग है इस हॉल की, तो आप जल्दी कर लें, फिर आपको सीट नहीं मिलेगी, हमें आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप कर लीजिए, ये लेआउट है, अगर आगे की सीट चाहिए तुरंत फटाफट आज ही कर लीजिए। अब इवेंट में क्या होगा, ये भी तो आपका क्वेश्चन होगा ना। बहुत कुछ है इवेंट में, डोंट वरी, बहुत कुछ और ऐड होगा आपके लिए। ये तो मैंने अभी अपने हिसाब से किया है, ठीक है। और पंजाब सर और किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको समझाएंगे, उनसे डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा। MDRT COT TOT एडवाइजर्स की शेयरिंग होगी। लाइफ एंड हैप्पीनेस के ऊपर हम बात करेंगे। प्रो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हो, घर को, परिवार को, बिजनेस के साथ कैसे मैनेज करोगे आप, ठीक है। AI का यूज़ करते हुए अपने बिजनेस को 10 गुना कैसे बढ़ाओगे मैं बताऊंगा। सोशल मीडिया ब्रांडिंग कैसे करोगे मैं बताऊंगा। 365 दिन में कैसे आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आई हैव कंप्लीट फुल प्लान फॉर दिस। आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन द इवेंट। एक और खुशी की बात है कि मेरी पहली किताब लॉन्च हो रही है चैलेंज 365 के नाम से, जो कि आपको उसी दिन पंजाब सर के हाथों उसका अनावरण मैं कराऊंगा, और आपको आपकी वेलकम किट के साथ में हम ये आपको दे देंगे, ठीक है। उसके लिए भी तो कम से कम 1500 रुपये की टिकट है अभी, और 999 ये, तो 2499 रुपये का अभी के अभी रजिस्ट्रेशन कर दो प्लीज़। अगर आप 3 या उससे ज़्यादा लोग हो तो आपको और थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा, लोगों से क्वेश्चन आंसर करने का मौका मिलेगा। सेल्फी बूथ हम वहाँ पर बना रहे हैं, मेंटोर्स के साथ में सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं। अचीवर्स बोर्ड हमने बनाया हुआ है जहाँ पे अच्छे काम करके एडवाइजर्स आए हुए हैं, अच्छा बिजनेस करके, तो आपको आपकी फ़ोटो सामने दिख जाएगी। अगर आपने कोई बढ़िया काम किया हुआ है जो आप चाहते कि यार मेरी फ़ोटो कृष्णा भाई आपके इवेंट में लगनी चाहिए, तो मैं ज़रूर लगा दूंगा। आपको उस क्या बिज़नेस किया आपने, क्या ड्यूरेशन में किया है, उसकी सारी जानकारी देने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सरप्राइज अनाउंसमेंट्स रहेंगे, फ़ोटो वीडियो सेशन रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग वेलकम टी मिलेगी, स्पॉन्सर डेस्क मिलेंगे, लंच विद नेटवर्किंग रहेगा, इवनिंग टी रहेगी, वेलकम किट रहेगा, लाइव गिव अवे वहाँ पे होने वाला है। अचीवर्स टैक्स मैंने बताया 12 लाख रुपए साल का कैसे कमाओगे मिनिमम, उसका सॉलिड प्रूफ तरीका बताया जाएगा। अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है अभी, ठीक है, 5 अप्रैल तक है। आप वहाँ पे 1500 के टिकट कर सकते हैं। कृष्णा लुधियाल एकेडमी की जो बुक आ रही है फर्स्ट, उसके लिए 999 का रजिस्ट्रेशन अलग से होगा, तो टोटल 2499 अभी के अभी कर दीजिए। अभी QR कोड दे रहा हूँ आपको। रेगुलर ऑफर में ये 6 अप्रैल से फिर 30 अप्रैल तक 2000 की टिकट हो जाएगी, इसलिए अभी कर लीजिए, ठीक है। और 1 मई से 25 मई के बीच, 31 मई लास्ट तक 2500 की टिकट होगी। और कोई जून में अगर महानुभाव आता है तो 3000 रुपये दे करके वो आएगा।
आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये पेटीएम का और QR कोड और फ़ोनपे का, अगर किसी को क्रेडिट कार्ड से करना है तो बता दो, मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। किसी को बैंक ट्रांसफ़र करना है तो ये लिंक है। जितने PBCs ने अपनी फ़ीस जमा नहीं करी, प्लीज़ फ़ीस जमा कर दो। इस टाइम पे हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है ऑफिस सेटअप के चक्कर में, तो हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। PBC स्टूडेंट्स प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो ये पोस्टर हमने बनाया हुआ है सर के उसमें, और आप सभी लोग वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए, सो दैट एक अच्छी लर्निंग हम आपको आप दे पाएँ। और बस इस सेशन में इतना ही आपको बोलना था। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बोल दूँ लास्ट में, जो एडवाइज़र सोशल मीडिया, ये इवेंट का टिकट, बुक का टिकट और साथ में सोशल मीडिया एक साथ ज्वाइन करके पेमेंट करेगा, ठीक है, और ये भी हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ऑफर, उसको 15% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं ऑलरेडी अमाउंट पे। तो 25,000 रुपये का जो हमारा SMP है सोशल मीडिया पैकेज, उसमें भी अगर आप आते हैं तो आपको 3750 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा वन टाइम। तो हमने बहुत जो हम अफोर्डेबल कर सकते हैं वो कर रहे हैं हम, ठीक है। हमारी कोशिश यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबिलिटी और अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए है, इसीलिए मैं 2 महीने पहले से आपको बता के चल रहा हूँ, बुक योर सीट नाउ, बिकॉज सीट्स बहुत स्पीड हमारी फिल हो रही है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं।